हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं टॉक विद केटीएस में आपका दोबारा से एक बार नए सेलिब्रिटीज़ के साथ, एक नए सितारे के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। और थैंक यू करता हूं जनता का इतना प्यार दिया, पिछले जितने एपिसोड हमारे गए हैं और हर दिन हमसे इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो इस श्रृंखला में आज एक ऐसे स्टार को आज हम लेकर आए हैं जिन्होंने अपना सफ़र बहुत छोटे से घर से शुरू करा और आज करोड़ों तक का सफ़र तय कर चुके हैं। हमारे मेरिट की पृष्ठभूमि से ही एक ऐसे सेलिब्रिटीज़ हमारे बीच हैं और आज रूबरू कराऊंगा उस सेलिब्रिटीज़ के फॉरेक्स करेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें वो आज अपने आप बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं, अपने आप में एक स्टैंडर्ड सेट कर चुके हैं कि जॉब ना करके खुद का बिजनेस भी करके आज हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज हम मिस्टर प्रिंस सांगवान की, जो कि हमारे बीच हैं। तो प्रिंस सांगवान जी से बात करते हैं, आगे के सिलसिले को जारी रखते हैं। थैंक यू सो मच और थैंक यू केडीएस फैमिली। सीरियसली जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था केडीएस का और मिला था सचिन भाई से, जब चीज़ें जानी थी, सबसे अच्छा देख के ये लगा कि मेरठ के अंदर आप सब ये सारी चीज़ें लगी और पहली बार कोई किसी ने स्टार्टअप किया है पॉडकास्ट का। जब मैंने देखे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बुलाया गया और सारी चीज़ें समझाया गया, सच में यार अनबिलीवेबल है कि मेरठ के अंदर आप इतने बड़े मुकाम पे आप लेके जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी इस यूनिटी को, जो आपने लिखा है ना यूनिटी, एक्चुअल में इसको आप दिखाएंगे कि आने वाले टाइम में मेरठ कहाँ से कहाँ पहुँचने वाला है आपकी बदौलत। थैंक यू सो मच सर, केडीएस टीम। थैंक यू प्रिंस, बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ा अच्छा वेलकम किया हमारे केडीएस का, तो थैंक यू प्रिंस। तो प्रिंस सांगवान जी, बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ। मतलब कि बिजनेस करना था या घर से यही था कि कुछ इतना बड़ा करना है, या मन में ठान रखा था इतना बड़ा करना है, या जॉब की तरफ भी रहा होगा। रुक ऐसा नहीं रहा होगा कि स्टडी करने के बाद आदमी जॉब की तरफ सफ़र करता, तो पहला तो आपका ही रहा होगा कि भाई जॉब भी करनी। तो जॉब करते करते आज फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने इतना अच्छा नाम कमाया, इतने अच्छे शिखर की तरफ आप पहुँच चुके हैं मेरिट में। तो कैसे सफ़र शुरू हुआ? सर जॉब का पहले दिन से ही नहीं था। अच्छा। पापा अक्सर मना करते थे कि नौकरी नहीं करनी। मेरे पापा बीएसएफ से थे, तो डिसीजन था पहले से कुछ नहीं करना। मेरी नानी एक वक्त से बात बोलती थी, हमें बचपन से जो बड़ा किया गया वो कहानियों से बड़ा किया गया है। बिल्कुल। तो मेरी नानी अक्सर मेरे से एक बात बोलती थी कि 7 पीढ़ियों में कोई एक ऐसी पीढ़ी आती है जो बाकी 6 पीढ़ियों का काम बराबर करके जाती है। बिल्कुल। तो शुरू से ये था कि कोई हो या नहीं, वो प्रिंस सांगवान को बनना है, ये पहले दिन से तय था। बस ये था कि कभी कुछ नहीं था, हमें सिर्फ पढ़ाई का पता था। पहले पढ़ाई से स्टार्टअप किया, अच्छी खासी पढ़ाई करी, घूम घूम के पढ़ाई चली एक्चुअली मेरी। जहाँ जहाँ पापा की पोस्टिंग वहाँ वहाँ हमारी पढ़ाई। आर्मी बैकग्राउंड फादर्स का, तो अलग अलग उसी के बिहाफ पे पढ़ाई करी। फिर उसके बाद समझ आया कि यार खाली पढ़ाई से कुछ नहीं हो सकता, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, ऊपर वाले की दुआ से 2 बार नेशनल खेले और सिलेक्शन भी हुआ आर्मी के अंदर। 94 रेजिमेंट है अपना यहाँ पे, तो खाने से आगे मेरठ में ही। पर किस्मत को मंजूर नहीं था शायद। बाईपास हमारे यहीं पर ही कंगरखेड़ा बाईपास पे अपना एक्सीडेंट हुआ, ACL PCL ब्रेक हुए। फिर तैयारी करी, फिर स्टार्टअप किया, स्किल थी, 2 साल लगे फिर से रिकवर होने में। फिर किया, फिर नेशनल खेला, जयपुर नेशनल खेल के आए। खेल के आ रहे थे, सेम इंसिडेंट, सेम दिवाली, सेम प्लेस, सेम जगह, सेम एक्सीडेंट। ACL PCL लिटरल घुटना पीछे घूमा, पैरों में कंप्लीट डिस्ट्रॉयड, पैर में स्क्रू पड़े। शांति में जाके घर पे बेड में लेटे और उस वक्त जब बेड पे लेट रहा था तब मम्मी की आंखों में वो आंसू कि लड़का है, पैर खराब हो गया। तो उस वक्त डिसीजन लिया कि शायद भगवान मुझसे चाह नहीं रहा कि मैं फुटबॉल के जरिए कुछ करूँ। तो सोचा चलो सिखा लेते, खेल नहीं सकते तो सिखाना स्टार्ट किया। 2 महीने हुए थे, एक बच्चे ने फुटबॉल पे लात ना मार के घुटने पे लात मार दी, वो बचा बुचा घुटने की। तो वहाँ चीज़ें समझ आ गई। उस दिन डिसीजन लिया कि अब भगवान कुछ भी कर दे, सीना पाड़ के भी बोल दे कि ये चीज़ बेस्ट है, तो नहीं करनी। सोचा दिल्ली चले जाते हैं काम करने के लिए। दिल्ली चले गए। दिल्ली जब गए तो उसी टाइम पर, आज से 6-7 साल पहले की बात है सर, आप लोगों ने सुना होगा माओवादी के अंदर हमले हुए थे, उसमें आर्मी की 2 गाड़ियाँ उड़ी थी। हाँ। तो उसमें एक गाड़ी मेरे पापा की थी और अच्छा। घर में खबर आई कि ऐसे ऐसे पापा नहीं बचे। तो वो चीज़ हमारी मम्मी ने हमें नहीं बताई। मेरी मम्मी पहले से ही मेरा ताकत रही है। मैंने कहा ना कि मैं आज जो भी कुछ हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ। तो उन्होंने जब बताया नहीं हमें, पर हमारी बात नहीं होती थी पापा से, तो सोचा कि क्यों नहीं होती बात, कारण क्या ऐसे। तो फिर मैं अचानक से दिल्ली से घर वापस आया, देखा तो मम्मी से फूट फूट के रो रही थी और कह रही, जब पता लगा कि क्यों रो रही हूँ तो बोला कि जैसे आर्मी से 1 महीने पहले खबर आई थी कि तुम्हारे पापा जिंदा नहीं है। और 1 महीने पहले खबर आई और बताया नहीं मम्मी ने, बताया अपने अंदर, क्योंकि वो यकीन नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं लाश नहीं देखूंगी मैं यकीन नहीं करूंगी। और मुझे यकीन है, कहते हैं ना औरत में इतना दम होता है कि वो यमराज से भी छीन लाए। बिल्कुल। 1 महीना 1 हफ्ते बाद फ़ोन आता है आर्मी से कि पापा जिंदा है पर हॉस्पिटल के अंदर
एडमिट है। और वो विश्वास समझ में आता था कि जब विश्वास हो तो सब कुछ हो सकता है। और शुरू से लेके आज तक का जो मैंने कहा ना कि मेरी प्रेरणा क्यों आ रही है, क्योंकि वो अटल थी अपनी चीज़ों में। तो एक हफ्ते बाद लेके आए हमने पापा का रिटायरमेंट किया। पापा को देखने के वो इतना ज़्यादा दिमाग में भर चुकी थी मेरी मम्मी कि ऑन द स्पॉट मेरी मम्मी की जैसी पापा की खबर सुनी थोड़े टाइम बाद ही मेरी मम्मी की दिमाग की नस फट गई और ऑन द स्पॉट मम्मी की डेथ हो गई। विद इन 5 मिनट हम, मेरे घर से कैलाशी हॉस्पिटल मात्र 5 मिनट की दूरी भी नहीं है, वो 5 मिनट नहीं पकड़ पाए हम और वो चीज़ें हुई। पापा घर पे आए तो ये रहा कि सारी ज़िंदगी काम किया, अब घर पे जब फैमिली के साथ आने की बारी हुई मेरी वजह से मेरी फैमिली पूरी ख़त्म हो गई। अब किसके साथ रहूँगा मैं? तो उस वक्त सर अपना जो काम था, जितना भी चीज़ें करी थी उस टाइम, कॉलेज टाइम था मेरा, मैंने सब कुछ छोड़ा। मेरी फाइनल ईयर मैंने बीसीए किया था, मैं बीसीए के एग्ज़ाम देके मैंने बीसीए का लास्ट एग्ज़ाम छोड़ दिया था और छोड़ के मैं घर आया। उस वक्त घर पे पता लगा, खबर ऐसे से हुई। सर उस दिन का दिन हो गया, आज का दिन हो गया। इस फील्ड में आने का सबसे बड़ा कारण सर वही रहा है। मैंने सर्च किया था उस वक्त क्योंकि 6 महीने मेरे पापा बेड, ये खबर सुन के मम्मी की मेरे पापा का दिमाग डिसबैलेंस हुआ। मेरे पापा आईसीयू में गए। यूनिवर्सिटी के सामने विमेंस हॉस्पिटल है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। का काफ़ी अच्छा। हाँ, तो मेरे पापा वहाँ 3 महीने एडमिट रहे और उस आईसीयू में जितना रहा, एक दिन का पर डे का एक्सपेंस 25,000 रुपये बेड का, जितना पापा रिटायरमेंट का पैसा लाए सारा का सारा हमने वहाँ दे दिया। और उस वक्त पैसा नहीं था, अच्छा खासा पैसा होने के बाद 50-55 लाख रुपए, मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूँ कि 50 पैसा होने के बावजूद भी 3 महीने के अंदर 0 पैसा था। और सब लोग घर पे आने से भी डरते थे कि कहीं खाना ना बनाना पड़ जाए, कहीं रोटी सब्जी ना हो, कहीं कुछ चीज़ मेंटेन ना हो। तो पर किया कैसे कैसे संभले। मैं नौकरी करने जा नहीं सकता था, अब पापा नौकरी करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि घर छोड़ना नहीं था। कि एक बात कहते हैं, अगर दिमाग डिसबैलेंस हो तो 6 महीने अगर आपने देखभाल अच्छे से कर ली तो आप सब स्टैंड कर सकते हो। सर मेरा क्यों फॉरेक्स करना चाहिए और क्यों इस फील्ड में आना चाहिए, मेरा उस वक्त विज़न क्लियर हुआ जब मैंने घर पे बैठ के एक चीज़ क्लियर करी कि किस फील्ड से 2021 और 2022 में घर बैठे लोगों ने पैसा बनाया, जब बहुत बड़े अमीर आदमी बने। तो वहाँ पर एक नाम निकल के आया, फाइनेंशियल मार्केट, यानी फिनटेक मार्केट। बिल्कुल। तो फिनटेक मार्केट में रिसर्च किया तो पता लगा फिनटेक मार्केट के 4 मार्केट्स होते हैं, आपका क्रिप्टो, शेयर, कमोडिटी, फॉरेक्स। और फॉरेक्स क्यों चुनना था वो मेरा डिसीजन बना वहाँ पर कि फॉरेक्स मैंने क्यों चुना, और यही रीज़न था मेरा फॉरेक्स में आने का। बिल्कुल। तो चीज़ें हुई, मेरी जो शुरुआत हुई सर, वो पहले फुटबॉल में दिक्कतें हुई। फुटबॉल खेला, 2 नेशनल खेले, फिर पैर टूटा। सेम इंसिडेंट 3 साल तक चलता रहा, सेम दिवाली सेम एक्सीडेंट, सेम दिवाली सेम एक्सीडेंट। ऐसा सीन हुआ कि घर वालों को जब पहली बार माँ को रोते हुए देखा कि एक अकेला लड़का है, उसी का पैर खराब हो गया, उस वक्त समझ में आया कि शायद भगवान चाह रहा है कि मैं फुटबॉल के जरिए कुछ ना करूँ। तभी उसी वक्त मैं दिल्ली चला गया काम करने के लिए। और दिल्ली में काम करते करते उसी टाइम पे मेरे पापा का इंसिडेंट हुआ 6 साल पहले माओवादी हमले के अंदर। उस जब खबर आई घर पे कि ऐसे पापा नहीं रहे, पर मम्मी ने वो बात हम तक नहीं होने दी। हम समझते रहे कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि शायद कुछ रीज़न होगा, या पापा अक्सर जाते थे उस पर नीचे जब उतरने में कहीं कहीं हफ्ते भी लग जाते थे। हमने सोचा वही रीज़न है, पर जब घर पे आए तो पता लगा कि पापा सीरियसली ऐसे खबर आई कि पापा नहीं बचे। तो उस खबर से मम्मी की डेथ हुई। पापा को जब एक महीना 7 दिन बाद आप वापस आए पापा, तो पता लगा कि पापा जिंदा है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। रिटायरमेंट करके वापस लाए। पापा ने देखा कि मेरी वजह से पूरा घर आज डैमेज हो गया। जब पापा को ये खबर सुनी, उनका पापा का दिमाग डिसबैलेंस हो गया। दिमाग डिसबैलेंस हुआ, आईसीयू में गए, विमेंस हॉस्पिटल में, वहाँ पे भर्ती रहे। जितना पापा रिटायरमेंट का पैसा लाया सारा का सारा हमारा 2 से 3 महीने के अंदर हॉस्पिटल के अंदर, एक हाथ से पैसा आया, दूसरे हाथ से पैसा वहीं के सब जीरो हो गया, सब जीरो हो गया। तो उस वो डिसीजन लिया कि करे तो करे क्या, क्योंकि मैं घर छोड़ नहीं सकता था, पापा नौकरी पे जा नहीं सकते थे, तो करे तो करे क्या। उस वक्त बैठ के पहली बार सर्च किया था कि किस फील्ड से मैं घर पे बैठे बैठे पैसा बना सकता हूँ, या 2021 और 2022 में किस फील्ड से लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया। तो वहाँ पर एक नाम निकल के आया था फिनटेक मार्केट। उस फिनटेक मार्केट में रिसर्च करा तो पता लगा फिनटेक मार्केट में 4 मार्केट होते हैं। उस मार्केट में के शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी और फॉरेक्स। क्यों फॉरेक्स चुना, यही मेरा रीज़न था कि वहाँ पर मैंने फॉरेक्स को स्टार्ट किया। तो प्रिंस सांगवान, क्या लोग यकीन करते थे, आस पड़ोस के लोग भी होंगे उनमें, और मेरिट में ऐसे नॉन भी होंगे तो जानते होंगे कि 40 गज के मकान में रहने वाला लाखों करोड़ों के सपने दिखा रहा, तो यकीन कैसे करा लोगों ने? और हो सकता है हंसते भी हो लोग जब आप उनसे बात करते हो कि मैं आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा के दूंगा, या आपके अर्निंग का सोर्स इतना अच्छा करा दूंगा, ये तरीका है, उससे बात करते हैं तो लोग कहते होंगे यार तू पहले अपना ही ठीक कर ले। तो वो समय कैसा रहा होगा प्रिंस सांगवान के लिए? मज़ेदार सफ़र कहूँगा मैं तो उसको, कि स्टार्टिंग की टाइम थी, मुझे आज भी अच्छे से याद है। जब मैंने पहली बार अपने दोस्तों से डिस्कस किया था, मैं टेकन गेम खेला करता था, हम दुकान पे जाया करते थे।
तो मैं दोस्त मैंने पहली बार सुना कुछ ऐसा चीज़ है। मैंने दोस्तों से बोला भाई शाम को थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, मैं कि भाई ऐसे से एक चीज़ पता लगी है और सारे भाई मिलके करेंगे तो आने वाले 1 साल के अंदर तू भी 32 लाख रुपए कमाएगा, मैं भी 32 लाख रुपए, बहुत मोटा पैसा हम छापेंगे। तो उसने बोला, 4-5 दोस्त थे मेरे, तो 4-5 दोस्तों ने मुझे घेरा और घेर के जो मेरी जो दोस्तों में होती है ना बातचीत, खिल्लियाँ उड़ाना मतलब बढ़िया से तू करेगा, तेरे बस की है, ये वो सब चीज़ें मैंने कहा। पर उसमें एक बंदे ने एक गलत बात बोल दी थी उस वक्त जो मुझे पिंच हुई थी कि अगर होता भी हो ना तेरे बस की नहीं है। हाँ। तो वो लाइन थोड़ी सी हिट हुई कि यार मुझे नहीं पता भाई बस की है या नहीं, पर किसी ने क्या होगा तो भाई अपन करके दिखाएगा, हम करके दिखाएंगे। डू इट। और उसके बाद एक और सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था। एक मैंने स्टार्टअप किया था, मेरा स्टार्टअप वो चल नहीं पाया था और जैसे ही वो बंद हुआ तो पता लगा कि ऐसी चीज़ें काम खराब हो गई। मेरे दोस्त, वही दोस्त मेरे एक ढोल जा रहा था, उस ढोल वाले को रोका कि प्रिंस के घर के बाहर ढोल बजाना है, क्योंकि आज उसकी कंपनी बंद हो गई है। अच्छा, जो उसने स्टार्टअप किया वो क्या हो गया, उसका बंद हो गया है, शट डाउन हो गया। और उन्होंने सीरियसली, आज भी याद है, घर से उन्होंने मुझे बाहर निकाला सिर्फ मेरी बेइज्जती करने के लिए। वो ढोल बजवाया और बढ़िया से ढोल बजाया। ये आपको बोल के पता लगा या आपको फील हुआ कि वो ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, जब मैं वो मुझे लेके गए फिर मैंने उन्हें बोला कि भाई घर के बाहर मत करो यार, सही घर वालों के सामने मैंने आपकी इमेज बहुत अच्छी बनाई हुई है, कल को घर में आओगे तो किस मुंह से आ जाओगे। चलते हैं गेम की दुकान, वहीं करो जो करना है, मैं सुनूंगा जो जैसे कहोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी टाइम के कुछ टाइम के बाद पहली बार बाइक ली मैंने। मेरी बाइक 1 महीने बाद ही पता लगा मेरी बाइक की गद्दियाँ फाड़ दी गई। ओ, घर के सामने? घर के सामने से। फिर गद्दी ठीक करवा गया, अगले दिन पता लगा टंकी फाड़ दी, ब्लेड से कट कर दी। अच्छा। KTM बाइक ली थी। फिर सोचा कि चलो यार जैसा कर रहे करते रहे। अभी जब गाड़ी ली थी मैंने, अभी स्कॉर्पियो मैंने गाड़ी खरीदी। अच्छा। 1 दिन के अंदर चारों टायर फाड़ दिए गए थे। 1 दिन के अंदर? 1 दिन के अंदर 4 टायर फाड़ दिए गए। तो कैमरा लगवा लिया मैं, चलो अब ठीक है कैमरा ही लगवा लेते, देख लेते हैं भाई, सिक्योरिटी रहेगी, सामने वाले ये रहेगी। सिक्योरिटी की नहीं मुझे पता, होना तो फिर भी है। हाँ। बस सामने वाले के डर में ये रहेगी यार प्रिंस देख रहा है, कम से कम अब तो शर्म कर लो। अच्छा। और बाई चांस पता नहीं कैसे उन्हें पता लगा कि सिर्फ आगे का बोनट नहीं दिखाई देता। अच्छा। पूरी गाड़ी दिखाई देती है, बस आगे का हल्का सा बोनट नहीं दिखाई देता। किसी ने स्क्रू डाल के वो वहां से भी ऐसे करके उखाड़ दी और पूरा गाड़ी का आगे का बम्पर ही पूरा उठा दिया। तो बढ़िया है, ये चीज़ किक देती है, मज़ा आता है कि पैसा क्यों कमाना है ये और बताती है। और पर आज ये है कि सर मेरा ये मानना है कि आज ऐसा कोई फेसबुक इंस्टाग्राम का मेरा कोई चैनल नहीं है जिस जगह पे वो आके आप सॉरी नहीं बोलते हो। घर पे पैसे लेके खड़े होते कि प्रिंस भाई ये लो यार हमारा भी कुछ करवाओ, पर आज वही बात है कि सब बेस्ट है। तो मैं प्रिंस भाई से जानना चाहूँगा, दरअसल फॉरेक्स जो ट्रेडिंग है वो है क्या? जैसे क्या इसमें अनपढ़ लोग भी काम कर सकते हैं या पढ़े लिखे लोग ही इसमें वर्किंग कर सकते हैं, या कंपनी ने कुछ ऐसा बनाया कि आपके पास थोड़ा फंड है और मैं थोड़ा फंड लगाऊं और उसको ज़्यादा है मैं कन्वर्ट कर लूं, तो कैसे कर सकता है फॉरेक्स ट्रेडिंग? जैसे आपको तो नॉलेज, आप पढ़े लिखे हैं, या हम जैसे बहुत से लोग हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा है पैसा तो उनके पास है और उनको लगाना भी है लेकिन उनको चलाना नहीं आता, वो करना नहीं आता, तो उसके लिए क्या कंपनी की वो बना रखे हैं कंपनी ने बड़े अच्छे? देखो एज ए कंपनी बात करूं तो डिफरेंट है। पहले हमें समझना है कि फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। बिल्कुल। फॉरेक्स ना कोई कंपनी है ना कोई प्रोडक्ट है, फॉरेक्स खुद में एक बाजार है, जैसे कि वेजिटेबल एक बाजार है। हाँ, थोड़ा डीपली बताइए कि लोगों को पता तो लगे दरअसल है क्या। फॉरेक्स से देखो पहले थोड़ा सा जानते हैं फॉरेक्स होता क्या है। फॉरेक्स 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, फॉरेन एक्सचेंज, ओके, यानी करेंसी का आपस में लेन देन, अदल बदल। ठीक है, जब भी हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो हम कहीं से करेंसी एक्सचेंज करते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ से करेंसी एक्सचेंज करते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स बोलते हैं। बिल्कुल। अब बात करें फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। फॉरेक्स मतलब करेंसी, मार्केट मतलब बाजार। ठीक है। आम भाषा में अगर हम थोड़ी सी बात करें, यानी कि अगर मुझे मुद्रा का आदान प्रदान हो जाता है। आम भाषा में बात करें, अगर मुझे आलू खरीदना है तो कोई ना कोई किसान होगा जो आलू बोता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर तमाम सारी सब्जियां खरीदनी है तो मैं पूरा भारत भी ढूंढ लूँ तब भी सारे किसानों को ढूंढ नहीं सकता। बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, सीधा मंडी चला जाऊँगा। पर मंडी क्या होती है, एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही लगती है, वेजिटेबल है, जनरल प्रोडक्ट है। पर करेंसी क्या है, हर देश का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। इंडिया का INR, दुबई का दिरहम, अमेरिका का डॉलर, ठीक है। तो उसका बाजार कहाँ लगता है, उसका बाजार पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 ही जगह लगता है। जैसे शेयर मार्केट का अपना इंडियन मार्केट होता है, हर मार्केट का, शेयर मार्केट का अपने अपने होते हैं, पर फॉरेक्स के 4 ही बाजार लगते हैं, जिस 4 टाइम जोन पे जिस पे काम करता है ये, ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो, US और UK।
अच्छा, इन 4 देशों की इन 4 कंट्री के टाइम के यहाँ पे ये मार्केट रन करता है 24 घंटे के यहाँ पे। ठीक है। 4 कंट्री ही क्यों, रीज़न यही है कि स्टेबल कंट्री और ग्रोइंग फेस में है। दूसरा 4 ही क्यों, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सर आप हो या मैं, कोई 24 घंटे काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो यही रीज़न है, चारों कंट्री को 6-6 घंटे दे दिए गए हैं उस टाइम फ्रेम। टाइमिंग का शेड्यूल होता है। बिल्कुल, टाइम फ्रेम रन क्या करते हैं, उसी टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर आप जिस मार्केट में वॉल्यूम जनरेट है, आप उस वॉल्यूम के अंदर आप काम कर सकते हैं। एक आदमी मैंने कहा भैया मेरे 1 लाख रुपए लगा लो। देखो, मैंने फिर वही कहा कि पैसा लगाना एक अलग चीज होती है और मार्केट एक अलग चीज होती है। मैं वहीं आ रहा, मैं कह रहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास भैया, मेरे पास तो प्रिंस भाई, मैं आप पे बिलीव कर रहा, मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिया और आप मुझे सीधी सीधी भाषा से, भाई देसी भाषा में बात करते हैं कि भैया मुझे इसका कितना दे दोगे महीने में कमा के। यही बात करते हैं, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास भी, आते हैं भैया मैं प्रॉफिट के मैं पर्पज से बात करूँ तो उसको लालच है किसी भी आदमी को, भाई यार मैं 1 लाख रुपए लगा रहा कहीं फंस ना जाए। तो श्योरिटी क्या है कंपनी की? तो मैंने जब स्टार्टअप किया था आज से कुछ समय पहले, कुछ टाइम पहले की बात है, आज से लगभग 3 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर। तो उस टाइम पे सबसे बड़ा सवाल मेरे पास भी था क्योंकि मुझे खुद ट्रेडिंग नहीं आती थी। ठीक है, पैसा का स्रोत मेरे पास 1 रुपया नहीं था क्योंकि घर की दिक्कत इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, 1 रुपया नहीं था। फर्स्ट टाइम मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैंने 8,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से निकाले थे स्टार्ट करने के लिए कि उस 8,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, कैसे कमाया जाता है। सेम वही आज अगर बात करूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग नहीं जानते और कितने लोग ऐसे जो ट्रेडिंग जानते हैं। आज मेरा जो जितने लोगों को मैं लीड करता हूं या जितने मेरा आज क्लाइंट बेस है, 7,000 लोगों के करीब मेरे क्लाइंट बेस है। ठीक है, 7,000 में से 500 लोग ऐसे हैं जो आज, मैं आपको इतनी बड़ी बात बोलने वाला हूँ कि इंडिया में इतने लोग नहीं हैं, अगर ITR फिलिंग की बात करें 500 लोग ऐसे लोग हैं अपने साथ जो आज 5 लाख प्लस कमा रहे हैं मंथली का 5 लाख प्लस। और ये मैं सिर्फ आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि 500 जो मैंने मोटा मोटा गिना है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सिर्फ 2 साल के अंदर मैंने ही नहीं, मैंने कहा ना 500 लोग, आज 7,000 लोग मेरे साथ हैं ना, 7,000 क्लाइंट, 7,000 क्लाइंट से 1 रुपया कमा रहे होंगे पर आज कमा रहे हैं। कोई भी एक पर्सन नहीं है, और उसमें से 80% 80 क्या 90% में बोलूँगा जिनको ट्रेडिंग नहीं आती। बिल्कुल, मैं वही 2 ही तरीके होते हैं। देख, पैसा 2 ही तरीके से कमाया जाता है, या तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो, उस पैसे को लगा के कुछ धंधा खोल के कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा फिर तरीका आता है पैसे के से ही पैसा बनता है, यानी कि दूसरों के पैसे से पैसा बनता है। अपने पास पैसा नहीं था पर लोगों के पास बहुत पैसा था। ठीक है, और उन लोगों के पास भी पैसा नहीं था, उनके पास भी किसी ना किसी के पास पैसा था। तो जिस फील्ड में मैं आया उस फील्ड में मुझे एक चीज़ समझ में आई, ट्रेडिंग नहीं आती तो 2 तरीके होते हैं। अच्छा, एक और बात करें, बिल्कुल आपकी बात को मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। छोटे से मकान में प्रिंस रहता है, मीटिंग तो अक्सर भाई होटल में बैठने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो जैसे 40 गज के मकान में या 60 गज के मकान में लोग जाते थे और देखते थे यार ये बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहा, तो उनकी जेब से पैसा निकालना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। वो आपको पैसा किस बेस पे देते थे? आज भी अच्छे से याद है, जब कुछ सबसे पहली बार जब मैंने किया था स्टार्ट, तो एक पर्सन को मैंने बताया, चप्पल वप्पल में बैठा था मैं ऐसे ही लोअर में, तो वही मैं जानना चाह रहा कि लोगों ने विश्वास करना कैसे शुरू करा? सारी बातें समझा रहा था, समझाते हुए वो क्या गया, फिर वो जिस दोस्त के थ्रू आया था मेरे, उससे बोला यार ये खुद बात कर रहा है करोड़ों रुपए की, खुद चप्पलों में बैठा है और कहाँ से कमा देगा। उसी पर्सन ने, फिर मैंने स्टार्टअप किया, फिर मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि देखो कपड़े अच्छे हो या नहीं हो, एक बार को आपको पता लगा पैसा नहीं है आपके पास, पर अगर आप पहनावा थोड़ा ठीक कर लेते हैं, मतलब वही कपड़े को अगर साफ सुथरा करके करीज मान के अगर पहन लेते हैं तो आप सही जेंटलमैन भी लग सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अगर आप कर सके तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो चीज़ को मैंने इनहेंस किया, और मैंने कभी, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि होटल में बैठ के काम करना और सबके लिए पैसा होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने अपने रूम से ही स्टार्ट किया और मैं आज भी अपने घर से ही काम करता हूँ। उस 40 गज के घर से ही ऊपर के रूम में मैंने अपना एक वॉलपेपर लगवाया। गया वो मैं गया था एक बार, पेंट का पैसे नहीं थे तो अपने वॉलपेपर लगाया, वॉलपेपर से घर थोड़ा सही लगता है और सस्ते में काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्टअप किया और वहाँ से काम करना स्टार्ट किया, प्रॉपर तरीके से बैठते थे और उस बैठ के समझाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में एक पर्सन ने अपने ऊपर भरोसा किया और मेरे भैया थे, वो मेरे भैया के दोस्त थे, वो बेस्ट फ्रेंड। तो उन्होंने बाई चांस पूछ लिया क्या करता है, मैंने बोला फॉरेक्स। कह रहा है मैं 6 साल पहले तो करके छोड़ चुका हूँ। तो मैंने बोला कि आप छोड़ चुके हो, मैं स्टार्ट किया है। कह रहा है क्या होता है, आज तू भी कर रहा है कल तू भी बंद हो जाएगा। हाँ, तो मैंने उस वक्त ये बोली, मैं 2 तरीके होते हैं भैया, सेम वही बात कि मैं अगर खुद से करूँगा तो मैं हारूंगा, अगर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो मैं क्या करूँगा, गाड़ी को ठोकूंगा ना। बिल्कुल। मेरे पास दूसरा तरीका भी है भैया, क्या, जब गाड़ी चलानी नहीं आती पर मुझे दिल्ली जाना है तो दूसरा तरीका आता है ड्राइवर का।
मैं एक्सपर्ट्स को हायर करूँ उस पैसे के लिए और उसके बिहाफ पे मैं उनको काम करना स्टार्ट किया। तो सेम उसी बिहाफ पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैंने एक्सपर्ट को हायर किया जो इस फील्ड में बहुत अच्छे लेवल पे थे। उनकी अपनी अपनी एक फ़ीस होती है, जो मैंने बताया, जैसे हमारी फ़ीस थी 8,000 रुपये। बिल्कुल। तो एक मैं ब्रोकर से मिला। इस फील्ड में जाने के लिए आपको ब्रोकर की नीड होती है। मैं एक ब्रोकर से मिला, योरकर एफएक्स उसका नाम है ब्रोकर का। तो वो ब्रोकर एक्सपर्ट भी प्रोवाइड किया करता था। तो उनके एक्सपर्ट की जब मैंने फ़ीस जानी तो उन्होंने बोला कि 10,000 रुपये करीब आपकी 8 से 10,000 रुपये अपनी फ़ीस है, और उस फीस के बिहाफ पे जितने बैंक और जितने ब्रोकर आपको महीने की फ़ीस लेंगे उतनी हमारी साल की फ़ीस रहेगी। दूसरी चीज़ उसने एक बात बोली, जितने बाकी बैंक और बाकी ब्रोकर प्रॉफिट देते हैं सालाना का, उतना मैं दूंगा सिर्फ एक महीने का। तीसरी चीज़ उन्होंने एक बात बोली, जो आपका एक बात थी, हर बैंक हर ब्रोकर एक लाइन बोल देता है, जोखिमों के आदि ने कल को मार्केट में कोई रिस्क हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं हो। और इस कदर तेज बोलेंगे सामने वाले को कान में बात पड़े पर उसे समझना है। पर इन्होंने क्या बोला, अगर 1 रुपये का भी लॉस होता है विदिन 24 आवर प्रॉफिट निकाल के देंगे, और नहीं निकाल पाए तो अपनी जेब से रिफिल करके देंगे। तो वो जो लाइन थी ना, वहाँ से विश्वास मेरा बना और वहीं से विश्वास सामने वाले का मैंने बनाना स्टार्ट किया। देखो 1% रिस्क हर जगह होता है। बिल्कुल। आपको 1% ना सोच के मुझे वो 99% के बारे में सोचना है कि अगर 1% को चलो मैं नहीं भी होता कुछ, या मैं 99% ले लेते हैं, अगर मैं कुछ नहीं हुआ तो मेरे घर के बाहर तिजोरी, तो मेरे घर में तिजोरी तो भरी रखी नहीं थी जो खाली हो जाएगी। जो मैंने बात बोली थी कि नहीं, अगर मेरे घर में, मैंने एक बात कही थी, 99% में दम नहीं है जितना 1% में दम है। अगर एक तराजू में मैं कह दूं कि 10 लाख रुपए रखे हैं और एक तराजू में 1 लाख रुपए रखे हैं, वजन किस में है, 10 लाख में या 1 लाख में? मुझे समझ में आया कि 10 लाख में वजन नहीं है, उस 1 लाख में वजन ज़्यादा है। क्यों? अगर मैं ये सोचने लगूँ कि 1 लाख रुपए ही सब कुछ है, उससे मेरी तिजोरी खाली हो जाए या मेरा घर बिक जाए या मेरे घर की मर्सिडीज बिक जाए, मेरे घर में ऐसा कुछ था ही नहीं बिकने के लिए। तो मेरे लिए वो 1% इसलिए ज़रूरी था कि अगर 1% में कामयाब भी हो गया ना, तो जो घर के बाहर है नहीं, वो आ जरूर जाएगा। और वही चीज़ मैंने सामने वाले को समझाने की कोशिश करी। देखो मैं, आप कितना भी कुछ करते हैं मुझे नहीं पता, पर 1% अगर विश्वास करके देखिए, जो भी चीज़ आज आप तक नहीं सोची होगी वो सब कुछ मिलेगा आपको। और उसी 1% पे हमने काम करना स्टार्ट किया। उसी 1% मैंने सामने वाले को यकीन दिलाना शुरू करा, और आज उसी 1% की वजह से 99% लोग अपने साथ कामयाब है। 1% ही होगा कोई पर्सन जिसने ऊपर नीचे किसी ना किसी रीज़न से नहीं हुआ होगा। तो ये सफलता की कुंजी थी प्रिंस सांगवान की। बिल्कुल सर, कह सकते हैं। और ये सबसे बड़ी थी कुंजी, एक इंसिडेंट था मेरी माँ का। और जब मैंने स्टार्टअप किया था तो मेरा स्टार्टअप रीज़न का कोई था नहीं। जब सबसे इससे पहले जब मेरा स्टार्टअप था, 1 महीना मैंने बहुत काम किया और मेरी सक्सेस 0 थी। एक रिजल्ट नहीं आया, कुछ काम नहीं हुआ, पैसे नहीं बना पाया, काम नहीं कर पाया। बड़ा हताश हो गया। मैं अच्छा खासा गेम वेम खेलता था, कहाँ इन चक्करों में पड़ गया मैंने फ़ोन स्विच ऑफ किया, गाँव चला गया। गाँव से जब वापस आया लगभग 1.5-2 हफ्ते बाद, जिन लोगों के साथ मैंने शुरुआत किया था बिज़नेस, उन लोगों मेरे घर पे आके बैठे हुए, और उन्होंने, मैं सोचा यार मिल गए यार, ये फिर वही बातें करेंगे। वो मुझे लेके गए घुमाने, बादाम शेक पिला के घर पे लाके छोड़ दिया। तो उस वक्त मुझे समझ में आया, इन्हें क्या मेरे से, इन्हें जो मेरे साथ फ़ायदा होना था वो हो चुका, तो अब क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं ये। तो उस वक्त मुझे समझ में आया, जब ये मुझे लेके इतने सीरियस है तो मैं क्यों नहीं अपने आप को लेके सीरियस रहूँ। तो माँ ने मेरी उस वक्त कहा था कि प्रिंस, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, अगर तू आज हार गया ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं हारे, कभी जीत नहीं पाएगा। और मुझे तेरे से कोई उम्मीद नहीं, मुझे अगर कामयाबी का कोई चेहरा होना वो प्रिंस सांगवान होना चाहिए। और तो कुछ मरते वक्त कुछ बातें उस टाइम पे, 1 दिन पहले जो हमारी कन्वर्सेशन हुई थी माँ से, उन्होंने मेरे से 3 वचन लिए थे। पहला, कामयाबी का चेहरा प्रिंस सांगवान हो। दूसरा, जो काम मैं नहीं कर पाई अपने जीवन में, मेरी मम्मी पढ़ाई में टॉप थी, एथलीट भी थी, आर्टिस्ट, ड्राइंग के अंदर भी थी, उस वक्त के लेवल पे MA के अंदर, इंग्लिश के अंदर उन्होंने एग्ज़ाम भी क्रैक किया था, सब कुछ हुआ था उनका बेहतर लेवल पे, पर शादी के बाद सारी चीज़ें 0 हो गई थी। तो उनका ये था कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाई, ऐसी कोई लड़की नहीं रहेगी जो तू नहीं छोड़ेगा। तो वो डिसीजन लिया था कि मैं कामयाब हूँ या नहीं हूँ, पर ऐसा कुछ करना है कि सारे लोगों को लूप में लेके सब लोगों को एक बेहतर लेवल पे लेके जाना है। आज मैं आपको बताऊँ, 7,000 लोगों के बीच में 30 to 40% लड़कियाँ हैं जो आज बहुत बड़े लेवल पे है, जो आपके साथ काम कर, जो आपके मेरे साथ काम कर रही है, जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख पे भी है आज। अच्छा, महीने के, और सिर्फ कुछ महीनों के अंदर, 6 महीना 1 साल, आज अपने पास ऐसे रिकॉर्ड्स भी है। सिर्फ ट्रेडिंग सीख के और ट्रेडिंग के साथ लग के अगर आज हमारे साथ काम करके आज बेहतर लेवल पे भी है वही। और तीसरा, नशा। हमसे आखिरी वचन यही था कि नशा, कि दारू बीड़ी सिगरेट इन सबसे दूर रहना है। ऊपर वाले की दुआ से आज तक इनसे दूर रहे। आने का एक इंसिडेंट सबसे बड़ा ये भी रहा है, जो मैं बता रहा था कि आज से कुछ समय पहले जब मैंने सबसे पहला स्टार्टअप किया था, 1 महीना खूब मेहनत करी, 1.5 महीने तक का रिजल्ट 0, ना पैसे कमा पाए ना कुछ कमा पाए।
तो उस वक्त डिसीजन लिया कि सब काम कुछ नहीं होने का, अपने बस की कुछ नहीं है, अच्छे खासे गेम वेम खेलते थे, उसी में लगे, इन सबसे कुछ नहीं रखा। गाँव गए, फ़ोन वोन स्विच ऑफ करके कि ना मुझे कोई कांटेक्ट करेगा ना मैं इस बिज़नेस में आऊँगा। पर जब 1.5 हफ्ते बाद में वापस आया तो वही लोग मेरे घर पे बैठे थे धरना देके। मेरी मम्मी ने फ़ोन कर दिया था आने वाला है प्रिंस, जल्दी से घर आ जाओ। तो जब आके बैठा तो वो कुछ नहीं करा उन्होंने, बस आया, बैग रखवाया, मुझे बाइक पे लेके गए, घुमा फिरा के लाए, बादाम शेक पिला के घर छोड़ दिया। तो उस वक्त एक चीज़ में यार इनको मेरे से क्या फ़ायदा, इन्होंने मुझसे पैसा कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, फिर क्यों मेरे पीछे है। तो मगर जब ये मुझे लेके इतने सीरियस हो सकते हैं, मैं क्यों नहीं अपने आप को लेके सीरियस हो सकता। तो उस वक्त डिसीजन लिया। और 3 ऐसे वचन जो मेरी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि कामयाबी का मेरा सबसे बड़ा स्रोत है, वो ये कि मम्मी के आखिरी वचन कि कामयाबी का अगर कोई चाह रहा हो तो प्रिंस सांगवान होना चाहिए। दूसरा, आज जो मैं नहीं कर पाई वो हर एक लड़की अपने जीवन में कर सके। कि कामयाबी, लड़कियां शादी होने के बाद है ना सब कुछ छोड़ छाड़ के एक आदमी के लिए आती है, पर वही क्या करता है, आज उसी के सपनों को सबसे पहले दाबता है। पर वही कि तुझे कुछ ऐसा काम करना है कि वो कुछ किसी घर पे जाए ना, वो ऑलरेडी सेटल होकर एक बड़े मुकाम पे लेकर जाए। यही रीज़न है, आज अपने 7,000 लोगों में 30% लोग ऐसे होंगे जो लड़कियां होंगी, और आज 2 से 3, 4, 5 लाख रुपए महीना कमा रही होंगी। यही अपना एक तीसरा ये कि नशा नहीं करना, उससे हम सब बिल्कुल दूर है, क्योंकि वही बातें थी, अगर वही हम कर लेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। तो प्रिंस भाई से मैं बात करूँगा, वो कितनी अर्निंग है जो हम फॉरेक्स एक्सचेंज करेंसी में लगा सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा, सबका एक आइडियल होता है, आप फॉरेक्स एक्सचेंज करेंसी के इस बिजनेस में वर्किंग है, आप एक अच्छे मुकाम पे हैं, एक अच्छी खासी पहचान है, तो वो आइडियल कौन था जिसने आपको इस तरफ करा और उसे देख के आपने कहा कि मुझे तो यही करना है बस। फॉरेक्स की बात करूं कि फॉरेक्स से कितना पैसा कमाया जा सकता है, वो एक 1992 में एक बंदे ने एक बैंक ऑफ इंग्लैंड पूरा खाली करके एक दिन के अंदर इतना पैसा छापा था। यानी कि उस बात से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि इस मार्केट में पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। जॉर्ज सोरोस उस बंदे का नाम था जिसने एक दिन के अंदर इतना पैसा छापा था कि बैंक ही खाली हो गए थे। अच्छा। यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जिसका इतना बड़ा नाम है, वो क्या हो गया था एक दिन के अंदर, इतना खाली होता है $3.6 बिलियन। यानी कि अगर शेयर मार्केट की बात करें, एक दिन का वॉल्यूम है $3.2 बिलियन का। यानी जिस मार्केट का वॉल्यूम एक दिन का है, यानी कि इंडिया की जीडीपी की बात करें 4 ट्रिलियन, उसका 2.5 गुना इस मार्केट का सिर्फ एक दिन का वॉल्यूम है। यानी कि कमाने की कोई लिमिट नहीं है। पर बात करें कि 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए अगर लगाते हैं, अगर साथ में चीज़ें करते हैं, अगर हमारे साथ करने पे क्या चीज़ें होती है, हमने जो हाईएस्ट रिटर्न दिया है जो आज तक एक महीने का, वो 42.2% का दिया है एक महीने का। ठीक है, एक महीने का? एक महीने का। यानी कि अगर एक आदमी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा तो 42,000 के करीब हमने उसको आपने रिटर्न दिया है। रिटर्न दिया है। पर जो बात है वो है, और जो साल में कभी कभार 1-2 बार हम दिखा भी देते हैं 20-21%, पर जिससे नीचे आज तक कभी हम अपनी एंटायर लाइफ में नहीं गए, जब से 3 साल से, जब टैगलाइन होते उससे नीचे हम गए, उससे नीचे कभी नहीं गए। वो है सर 6%। मिनिमम 6% हम हर किसी का रहा है कि जिसने भी, किसी ने भी हमारे साथ इन्वेस्ट किया तो उसको 6% मिनिमम हमने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दिया है। मैं बात करूँ, जैसे मैं एक आर्मी पर्सन हूँ और मैं कहता हूँ मैं तो भाई अपना रिटायरमेंट लेके आ जाता हूँ और 50-60 लाख रुपए ले आता हूँ और प्रिंस भाई ये लो और मैं लगा देता हूँ। ठीक है। तो क्या प्रिंस भाई मुझे श्योरिटी देंगे 6% की, वो कंटिन्यू रहेगा मेरा? बिल्कुल रहेगा सर। 6% की सर इसलिए है ना कि फॉरेक्स मार्केट में, फिर वही बात बोल रहा हूँ, फॉरेक्स मार्केट में 6% रिटर्न सर बहुत छोटा रिटर्न है। अच्छा। आज से 2023 में सर एक कंपटीशन हुआ था। नहीं, छोटा नहीं, बहुत बड़ा रिटर्न है। मैं बात करूँ अगर मार्केट में, अगर मैं किसी, आज भी हम बात करते हैं जैसे गांव में ग्रामीण जैसे साहूकार होते थे, उनसे ब्याज लेते तो शायद 1% का भी ब्याज जो चलता था वो दिया नहीं जाता था लोगों पे सर। और आप तो देने की बात कर रहे हैं कि हम इतना आपको अर्निंग करके देंगे। इंडिया की मेंटेलिटी है। मेरा आज 7 कंट्री में काम है। तो एक बार की बात है, न्यू जर्सी में मैं एक क्लाइंट से बात हो रही थी मेरी, तो मैंने उनको बोला कि सर 6% रिटर्न हम देते हैं। तो उसने बोला सर एक दिन का 1.5% रिटर्न हम देते हैं। अच्छा। एक दिन का 1.5% रिटर्न, यानी कि महीने का मोटा देखा जाए तो 25 से 30% का रिटर्न इजी बेसिस पे वो दे देते हैं। उनके सामने जब मैंने 6 बोला तो सर अब मेरा कहाँ 6 रह गया। बिल्कुल। दुबई गवर्नमेंट का एक बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में ही जो सेविंग का रिटर्न है सर वही 3.5 से 4% का रिटर्न है, सेविंग का रिटर्न। तो यानी कि रिटर्न सर बहुत हाई है। वो एक्चुअली बात ही हमें आज तक एफडी और आरडी में खोए रहे, उससे ऊपर हमने कभी देखा ही नहीं है। सोच के नहीं देखा। मार्केट सर, जिस मार्केट का मैंने कहा ना, जिस मार्केट का वॉल्यूम ही 7.5 ट्रिलियन है, उस मार्केट से एक दिन के अंदर 6% और 5% से बहुत मामूली सा प्रॉफिट है।
मैंने एक बात जो आपसे करी थी कि तो प्रिंस भाई फॉरेक्स जैसे एक्सचेंज करेंसी में आप वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो सबके एक आइडियल होता है। तो प्रिंस भाई का भी कोई आइडियल ज़रूर होगा कि उसे देख के आपने शुरू करा और आज इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, जैसे आपने बताया ट्रिलियन बिलियन, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। तो इंडिया से है या कोई बाहर से ऐसा आइडियल है जिसको आप फॉलो करते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है, तो वो कौन है? मैं जानना चाहूँगा प्रिंस से। नॉर्मल लाइफ में रहे मेरे एक पर्सन, सिद्धार्थ विक्रम सिंह सर उनका नाम था। आज IFS ऑफिसर है, वो सीधा राष्ट्रपति जी को अपॉइंट करते हैं। पर अगर अपनी फॉरेक्स इंडस्ट्री की बात करूँ, फॉरेक्स इंडस्ट्री में कोई चेहरा ही नहीं था उस वक्त। इंडिया में जब देखने की बात आती थी, बहुत सर्च किए, बहुत कुछ किए, सब लोग वीडियो बना रहे थे, पर कोई चेहरा नहीं था जिसने बहुत बड़ा नाम कमाया था। तो उस वक्त कोई आइडियल नहीं था सर। टू बी फ्रैंक आज भी कोई आइडियल नहीं है। सिर्फ अपने पे विश्वास किया है कि कोई कर रही है, करे या ना करे। मैंने एक बात बोली थी इससे कुछ समय पहले भी कि मेरे दोस्त ने एक बात बोली थी कि किसी के बस की हो या नहीं, पर मैंने बोला था किसी के हो या नहीं, मेरे बस की है। तो इस इंडस्ट्री में सर मैं आइडियल अपना ही रहा, अपने घर वालों को सोचा, वो स्थिति सोची, और वही मेरे लिए मेरा स्रोत था मोटिवेशन का, बोल लीजिए इंस्पिरेशन के लिए, कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे कामयाब होना था और हर हाल में होना था। तो मैं आइडियल अपना खुद गई था। मैं अपने आप को ही मानता हूँ इस फील्ड में कि मैं खुद गई हूँ। तो बात करते हैं प्रिंस सांगवान से। तो प्रिंस सांगवान से मैं पूछना चाहूँगा, प्रिंस सांगवान, पैसे की भूख ने खान पीन की भूख खत्म कर दी या अभी डाइट प्लान बहुत अच्छा रहता है? जैसे 40 से 60 गज के मकान में प्रिंस का एक साधारण सा खाना हुआ करता होगा, या लाइफस्टाइल चेंज हो गया, या प्रिंस उसी की तरह आम है या अलग हो गया? और न्यूट्रिशन की बात करें तो प्रिंस का न्यूट्रिशन और आम लोगों से अलग रहता है, या वही खान पीन रहता है, या कुछ ऐसी डाइट खाता है प्रिंस जो लोगों से तेज चलता है प्रिंस का दिमाग? नहीं सर, तेज चलने का कारण है सर अपडेशन, रेगुलर बेसिस पे अपने आप को अपडेट करना। बिल्कुल। दूसरा सर खान पीन, मैं आज भी वही खान पीन के लिए तरसता हूँ जो पहले मिलता था। अब वो डिस्टर्ब हो चुका है। ये कहूँगा कि वो वही मिले ज़्यादा बेहतर है, वो डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, अपने को वर्ल्ड टूर का थोड़ा ज़्यादा शौक है। अच्छा। तो पिछले 11 महीने के अंदर 12 से 13 कंट्री घूम लिया है। तो उस घूमने में जिस जिस जगह पे जाता है, अलग अलग जगह खाना, आज इतना थक चुके हैं कि उस चीज़ को, पहले वाले खाने को ज़्यादा मिस करते हैं। पर हाँ, नो डाउट खाना चेंज हुआ है और कुछ डाइट प्लान भी चले हैं, जिससे ये है कि अर्ली मॉर्निंग 10-11 बजे से पहले खाना खा लेना, 8 बजे के बाद कोई खाना नहीं खाना, खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद पानी पीना। तो सारी चीज़ें ये स्टार्ट हो गई, और सुबह उठते के साथ नारियल पानी। तो ये कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई है उसके साथ साथ, क्योंकि जो पहले शौक नहीं पाल सकते थे, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आज करनी स्टार्ट करी है। पर सीरियसली आज भी तरसता उसी चीज़ को जो पहले 40 गज में मिलती थी। वो खुशबू अलग थी। ये बाहर की रेस्टोरेंट होटल की खुशबू में वो मज़ा नहीं है। बिल्कुल। आइडियोलॉजी की बात करें तो प्रिंस के क्या शौक रहे हैं, क्या हैबिट है प्रिंस की? लेट उठना हैबिट है या जैसे भाई रात को पैसा कहते हैं ना ट्रेडिंग, तो रात को तो सुबह उठना लेट होता होगा, जाहिर सी बात है। या अपना एक वो बना के रख रखा कि 6 बजे ही उठना है, हाँ। एक डिसिप्लिन बना रखा है, या लेट लतीफ़ी वाला है? नहीं सर, देखो नो डाउट सर डिस्टर्ब है, नाइट डिस्टर्ब होती है। रीज़न सर ये भी रहा है कि मेरा एक टैग लाइन है 24/7। मतलब अपने जो बाकी के लोग हैं मेरे, उनके लिए 24 घंटे में खड़ा रहता हूँ। तो कोई 2 बजे फ़ोन करे, कोई 3 बजे फ़ोन करे, किसी को कहीं भी कोई दिक्कत आए सर, उसके लिए मैं खड़ा रहता हूँ। बिल्कुल। इसकी वजह से थोड़ी सी मेरी जो सुबह की उठने की है सर, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। पर वो डिस्टर्ब इसलिए थोड़ी सी कम होने देता हूँ क्योंकि मैं सोता ही 2-3 घंटे हूँ। अच्छा। मुश्किल से सर 2.5-3 साल हो गए, 2 से 3 घंटे से ज़्यादा मैं सोया बहुत रेयर हूँ। बहुत रेयर हुआ होगा कि मैं सोया हूँ जहाँ मेरे फ़ोन नहीं चल रहे होंगे, काम नहीं चल रहा होगा। जिस जगह पे कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे मेरा फ़ोन ही वर्क नहीं कर पा रहा, वहाँ मैं सोया हूँ। उससे अलग मैं कहीं नहीं सोया पिछले 3 साल से। और अभी सो भी नहीं, और भी नहीं सो पाऊँगा मैं, क्योंकि कहना कुछ, हर किसी के कुछ अपने रीजंस होते हैं। अच्छा, वो पैसे की भूख नहीं सोने देती, या लोगों को अपनी ही तरह बनाना है? बिल्कुल एग्जैक्ट। मेरा कुछ ये है कि एक विजन होता है इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड से अगर थोड़ा मेरा एक सोशल लाइफ मेरे लिए बहुत मैटर करती है। मैं सोनू सूद सर को फॉलो करता हूँ। एक नितिन जानी सर है गुजरात से, आज मैं उनका देखा 368 घर उन्होंने गरीबों के लिए बनाए हैं आज तक का अपनी टिल लाइफ में, ज़िंदगी में। तो मेरा भी थोड़ा वही स्रोत है। मुझे फॉरेक्स से पैसा क्यों कमाना? मेरे पास एक बात कही जाती है, पाप जो बाप होते हैं वो ज़िंदगी होती है, यानी दुनिया होती है, पर दुनिया की खूबसूरती माँ होती है। अपने पास आज वो खूबसूरती नहीं है। दुनिया तो है पर वो खूबसूरती नहीं है। वो खूबसूरती बनाने पे आज मैं लगा हूँ। वो खूबसूरती आज हर जगह माँ, हर जगह बाप बनाने की, हर जगह रिश्ते बनाने की, तो वो आज अपने पास है। उसी के लिए मैं भागता हूँ।
चैरिटी की तरफ से, चैरिटी कह सकते हैं बिल्कुल सही, चैरिटी। और चैरिटी एक नाम दे यही रीज़न है आज 4 फैमिली अडॉप्ट की हुई है। अच्छा। और 10,000 वर्ध आश्रम का एक टाइम का खाना अपने आप प्रोवाइड करता हूँ। 10,000 10,000 लोग, गरीब जो वर्ध आश्रम में जो लोग रहते हैं, 10,000 पीपल का एक टाइम का खाने का स्रोत आज हमें। बहुत प्लस अभी एक शाश्वत फाउंडेशन का अपना ओन किया है। मेरी जितनी इनकम होती है उसका कुछ परसेंटेज हम उसमें डालते हैं, कुछ लोग मिलके, ताकि उसे एक टाइम पे ऐसा वाले, हमारा क्या है कि देखो अपने देश में 2 चीज़ लेके आनी है, पढ़ाई और जो भुखमरी है। अगर दोनों चीज़ खत्म हो जाए, आधी चीज़ें वैसी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो इन दोनों चीज़ों को देना मेरा एक सपना है आने वाले 2026 के अंदर। हाँ, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा अभी ठीक नहीं है, और एजुकेशन जब अच्छा हो जाएगा तो चीज़ें अपना आप पावरफुल। और वो मैं किसी पे भरोसा नहीं कर रहा कि सरकार करेगी, मैं खुद करूँगा। मेरा सिर्फ खुद पे यकीन है, मैंने आपसे पहले ही कहा, खुद पे विजन बड़ा है। विजन बहुत बड़ा है, ये है। अच्छा चलो, ये तो हो गया। बात करते हैं प्रिंस सागवान से हॉबी को लेके बात करते हैं। क्या क्या शौक है, क्या हॉबी पालते हैं? देखो सिर्फ हॉबी पैसा कमाना ही है। अच्छा। सिर्फ पैसा ही कमाना है। मैं परेशान होता हूँ तो काम करता हूँ, हंसता हूँ तो तब काम करता हूँ, खाली बैठा रहता हूँ तब काम करता हूँ। मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जैसे आपने बताया आप खिलाड़ी थे भाई, खेलने का शौक हाँ। अब खत्म हो गया, या है कि मन तो करता होगा? ऐसी बात नहीं मन करता है, पर 6 साल पहले तो सर गेम, मुझे एक्चुअली गेम बहुत पसंद है। मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि मैं आधा घंटा गेम जरूर खेलूँ, क्योंकि गेम ही मेरा, ये मान लो कि एक थोड़ा रिफ्रेश करने का, मान लीजिए कुछ भी, गेम में ज़रूर खेलता हूँ। चाहे गेम वो फ़ोन गेम हो, चाहे वो गेम की दुकान पे हो, चाहे वो मुझे फील्ड के अंदर मिले, गेम ज़रूर खेलता हूँ सर। रिलैक्स के लिए कह लीजिए, या काम के लिए कह लीजिए। गेम भी मैं काम के लिए खेलता हूँ। अच्छा तो भाई, अब पैसा तो प्रिंस सांगवान कमा ही रहे हैं, तो वो कौन कौन सी गाड़ियां हैं जिनको प्रिंस सांगवान ने रखा कि वो गाड़ियां मेरे पास हो? लिस्ट तो होगी, बना रखी होगी प्रिंस सांगवान ने। बिल्कुल लिस्ट है। पहली देखो सर, मेरा सपना था स्कॉर्पियो क्लासिक का। अच्छा, जो अचीव हो गया। हाँ, जो काला घोड़ा जिसको कहते थे, कि गाड़ी सीखूंगा तो काले घोड़े से सीखूंगा, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले वही लिया। बहुत बढ़िया। दूसरा शौक है सर, दूसरी गाड़ी का जो मेरा सपना है, पिकलोती एक और गाड़ी है। ज़्यादा गाड़ियों में पैसा फूकने का अपने को यकीन नहीं है। एक गाड़ी स्कॉर्पियो अपने लिए, मेरी फैमिली मेरे लिए जान है, मेरे लिए मेरी सब कुछ है। तो उस फैमिली के लिए एक वोल्वो कार लेनी है, क्योंकि यही कहते हैं सबसे सेफेस्ट कार वोल्वो को माना जाता है। उस वक्त का जो टॉप मॉडल होगा, जिसमें जो सबसे ज़्यादा, जिसके सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा होंगे, उस टाइम पे जब लेने की बारी आएगी तब मैं वोल्वो कार ही लूँगा। वो मेरी सिर्फ फैमिली के लिए रहेगा, मेरी वाइफ के लिए और मेरे पापा के लिए। अभी सुनने में आया मेरा प्रिंस सांगवान 60 गज के मकान से एक बड़े मकान में शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो वो लॉन्चिंग कब होने जा रही है? नवंबर की दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस पे पूजा रखने की सोच है कि तभी स्टार्टअप करेंगे। पर वो भी हमारे लिए अभी फ़िलहाल टेम्परेरी है। अच्छा। वो टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि अभी 40 गज से निकलना था, क्योंकि हर बार सीढ़ी बनाना जरूरी है, और सपने अगर सपना नहीं होगा तो नहीं कूद पाएंगे। विजन नहीं होगा तो विजन नहीं होगा। मेरा एक्चुअली एक विज़न है। मेरे बाबा जी अक्सर कहते थे कि मेरे बाबा जी के जाने में पूरी फैमिली अलग हो गई थी। चाचा जी मेरे देहरादून चले गए, मेरे पापा आर्मी में थे, वो तो पहले से अलग थे, पर सारी फैमिली इधर उधर हो गई थी। मेरा ये है कि आने वाले 2 साल बाद 2026 के अंदर ही 1 एकड़ में लगभग अपना घर हो, मेरे चाचा उसमें हो, मेरे बाबा उसमें हो, मेरी बुआ उसमें, मेरी फैमिली पूरी हो, सब घर बैठे, सब घर बैठ के चाय पिए और मैं अकेला सारा घर संभालूं। वो मेरा एक विज़न है, और वही मेरा एक्चुअल में ड्रीम होम होगा। आज जो मैं जिस घर में जा रहा हूँ वो मेरा ड्रीम होम नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है कि शादी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में फैमिली आती है, घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, वो नीचे बिछा के लेटाना वो समझ में नहीं आता, और फिर बगल वालों के घर में 2 लोगों को सुलाओ, 3 करो, तो वो नहीं चाहिए। अच्छा, वो दोस्त भी इनवाइट होंगे? बिल्कुल होंगे। जिसके बारे में आपने बताया, कभी सर बिल्कुल शीशा तोड़ जाते हैं, कभी पंचर कर जाते हैं गाड़ी के टायरों में। 50% लोग सर आज अपने साथ ही है वे। उनमें से भी साथ है 50% लोग। पर कुछ लोग हैं जो नहीं है, पर जेलसी है अभी लेके बैठे। सर अब किस मुंह से बोलेंगे कि भाई साथ काम करना है। आज वो चाहते हैं, वो इधर उधर सुनने को आता है कि वो चाहते हैं, पर सर फिर भी अगर वो आएंगे कल को भी मोस्ट वेलकम। हमारे दिल में किसी के लिए कोई वो नहीं है। बिल्कुल ये है। तो प्रिंस भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ही क्यों करें लोग, और कर रहे हैं तो उसमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं लोगों को? तो प्रिंस से मेरा एक ये सवाल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग ही इसलिए क्योंकि जिस मार्केट में पैसा ही इतना है, तो उस पैसे से कम, उस मार्केट से हम कितना पैसा कमा सकते हैं, यही रीज़न है फॉरेक्स ट्रेडिंग। और 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये के लिए जितनी हम पढ़ाई करते हैं, अगर वही पढ़ाई हमने 4-5 महीने फॉरेक्स के लिए कर दी, जितना हमने सोचा नहीं होगा ना अपनी ज़िंदगी में,
उतना पैसा हम फोरेक्स से छाप सकते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। और दूसरा कि हम ही क्यों, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं, कामयाबी बोलती है और लोगों के सक्सेस रेट बोलते हैं। सर अपना जो सक्सेस रेट है आज तक का 99.9% का सक्सेस रेट है। जितने लोगों ने अपने साथ स्टार्ट किया है आज हर एक बंदा किसी ना किसी लेवल पे है। तो प्रिंस भाई बात करूं मैं आपसे, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने वो कौन कौन सी अचीवमेंट है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग से आपने अचीव किया, वो क्या अचीवमेंट है मैं जानना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस बिजनेस से भी लोग कैसे अचीवमेंट कर सकते हो, क्या क्या अचीवमेंट कर सकते हैं। वो प्रिंस भाई से बात करेंगे, प्रिंस भाई की वो कौन कौन सी अचीवमेंट है वो लोगों के सामने मैं लाना चाहूँगा। सबसे बड़ा अचीवमेंट घर वालों का विश्वास। दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट घर था अपना। सबसे पहले 256 गज का अपना प्लॉट परचेज़ किया था। दूसरा फिर तीसरा घर वालों को मथुरा लेने गए थे तो वहाँ पे रुकने के लिए होटल नहीं मिला तो ऑन द स्पॉट एक ज़मीन परचेज़ कर ली वहाँ पे। सबसे बड़ी ये थी अपनी। तीसरा अभी अपना एक घर और परचेज़ किया है। चौथा अभी गाड़ी ली है। और पांचवा कहते हैं ना जो सुकून मिलता है इंसान को वो किसी सपोर्ट का मिलता है, वो सपोर्ट सुकून आज बनाया अपना। ये सफ़र जो है, ये इतनी सारी अचीवमेंट जो आपने गिनाई, कितने साल का सफ़र है ये सब सारा सफ़र 6 महीना सीखने में लगा। ये सारा सफ़र 2 साल का है। 2 साल में 2 साल में ये सारी चीज़ें आज अपनी करी है। तो प्रिंस भाई का कहना है अगर पॉजिटिविटी हो, पॉजिटिव माइंड हो, पॉजिटिव खुद पे विश्वास हो तो आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है अगर सिर्फ एक चीज़ पे यकीन हो कि मैं कर सकता हूँ। तो जहाँ ये आता है ना कि मैं कर सकता हूँ तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। डू इट। तो बात करते हैं प्रिंस भाई, कैसा लगा केडीएस फैमिली में आके? ये छोटा सा एक प्लेटफॉर्म चलाया हमने लोगों से, उनकी बातों को और उनके जो इमेजिन जो उन्होंने कमाया है, जो बिजनेस किया, या जो सेलिब्रिटीज़ हैं बहुत सारे जो उन्होंने बात को दूर तक पहुंचाने के लिए हम प्लेटफॉर्म बनाया केडीएस फैमिली। तो बात करेंगे प्रिंस भाई से, तो कैसा लगा प्रिंस भाई? सर सबसे पहले थैंक यू सो मच आपकी पूरी टीम को, केडीएस टीम को। सीरियसली बहुत बड़ी चीज़ है ये, मेरे लिए तो खासकर है क्योंकि मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है थैंक यू सो मच केडीएस टीम को। नाम जो यूनिटी लिया है ना सर, ये एक्चुअली में यूनिटी तभी दिखती है जब आप ग्राउंड लेवल में दिखते हो। बिल्कुल ठीक है। मैं अपने आप को प्राउड क्यों फील कर पा रहा हूँ क्योंकि केडीएस टीम में मैंने जब देखा था इनका पॉडकास्ट और बहुत सारे लोगों को देखा, सर मेरे से पहले एथलीट भी आ चुके हैं, मिस आपके यूपी भी आ चुके हैं। मैं अगर बात करूँ सर बहुत बड़े सिंगर भी जिनका राजी बोल जा कितना हिट सॉन्ग था वो भी आ चुके हैं। उनके बीच में अगर मुझे बुलाया गया सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सर थैंक यू सो मच केडीएस टीम को। और जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, अक्सर कामयाबी उसी की होती है जो नीचे वाले लोगों का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। तो आपने उन लोगों को उठा के ऊपर लेके आ रहे हो जो सीरियसली कुछ बन के आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है केडीएस की सर सीरियसली एक मुकाम जो आज ये स्टार्टअप है ना, ये आने वाले टाइम में सबसे हिट स्टार्टअप होने वाला है। लोग बोलते हैं कि उनके पॉडकास्ट में जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले टाइम में ये बोलेंगे कि हमें केडीएस के पॉडकास्ट में जाना है और वो भी मेरिट में जाना है। थैंक यू सो मच। ग्रेट एप्लॉज करते हैं, प्रिंस भाई ने बहुत अच्छा दिया और केडीएस फैमिली में आने के लिए थैंक यू। और कीमती समय मैंने प्रिंस भाई का लिया उसके लिए भी, और केडीएस टीम की तरफ से मैं थैंक्स करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप सब लोगों से भी और मेरा भी सबसे बड़ा योगदान रहेगा सर। लाइक हो चाहे सब्सक्राइब हो, चाहे आज स्टार्टअप है, इस स्टार्टअप को सर हीरो बनाने तक का जो सफ़र रहेगा सर उसमें इस छोटे भाई का भी आपका पूरा साथ रहेगा। चाहे लाइक हो चाहे सब्सक्राइब हो, चाहे आज इसे बड़े मुकाम पे लाने तक का हर जगह पे अपना साथ रहेगा सर। बिल्कुल। मैं प्रिंस भाई से कहूँगा कि जोर से एक बार लोगों से भी बोल दें कि केडीएस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जो नीचे से ऊपर आपको लेके जाएगा और आने वाले टाइम में आप ही के बीच के लोगों को एक सही मुकाम पे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।